अच्छा ये वाली रिएक्शन हुई। चलिए, है ना। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने कौशिकदा के ऊपर डिस्कशन कर लिया था और आपको वहां पर कुछ रिएक्शंस के बारे में बता दिया गया था। एक बार रिएक्शन को फटाफट फिर से बोल दे रहा हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी वहां पर। आपको बोला था कौशिकदा की रिएक्शन जब भी आप कराएंगे तो पहला तो पॉइंट वहां पर आता है जनाबे अली से रिएक्शन होती है ना। जनाबे अली से रिएक्शन का मतलब है एम्फोटेरिक वाली रिएक्शन थी। और आपको बताया था कि वहां पर जब कौशिकदा पे जनाबे अली गैंग अटैक करती है ना, तो वहां पर डिशुम डिशुम का साउंड आता है या पॉप साउंड आता है, पॉप साउंड, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था कि वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो जू टाइप का बनेगा, मतलब ऑक्साइड बनता था, ऑक्सी एनायन बनता था, उसपे कुछ नेगेटिव चार्ज आता था और उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने का काम कौन करता था, सोडियम। फिर उसी जनाबे अली के हाइड्रोक्साइड अगर कौशिकदा के ऊपर अटैक करते थे तो जू में जो ऑक्सी एनायन है वो नहीं बनता था, उसके हाइड्रोक्साइड टाइप का एनायन बनता था, मतलब ओएच जुड़ जाते थे। और ओएच जुड़ के क्या हो गया, बंद हो गई? अभी तो चालू थी ना, केबल कनेक्टेड, ठीक है। तो बंद हो जाए तो वैसे इसके 4 टुकड़े करके बैग में रख के ले जाना घर, ठीक, वहां जाके वापस जोड़ लेना, ठीक है। चलो, तो आगे के डिस्कशन करें कि भाई इसमें ओएच का जब अटैक होता था तो ओएच के केस में पॉप साउंड नहीं आता था, मतलब H2 रिलीज नहीं होता था। H2 रिलीज होने के बजाय प्रोसेस पूरा का पूरा वही होता था, बस जैसे NaAlO2 नहीं बनेगा, NaAlOH4 बन जाएगा, इस तरह का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और फिर लास्ट में आपको बताया था डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली रिएक्शन, आयो बाहरकल संबित पात्रा वाली रिएक्शन बताई थी। और जब उस पे मतलब वो NaOH पे अटैक करेंगे या NaOH उनके ऊपर अटैक करेगा तो 2 टुकड़े हो जाते थे, एक टुकड़ा जमीन में अंदर तक गाड़ देते थे, मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट, और एक हवा में उछाल देते थे, वो हाइपोअस, है ना, एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट होता था। और या फिर अगर हम फास्फोरस वाली रिएक्शन वहां पर छोड़ दें तो बाकी सब में आपको बोला था जितना रिडक्शन होगा उतना ही ऑक्सीडेशन होगा। अगर फास्फोरस होता था तो फास्फोरस का मिनिमम प्रोडक्ट -3 और हाइपोअस वाला स्टेट मतलब +1 वाला प्रोडक्ट, सल्फर का मिनिमम -2 और ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट +2 वाला, हेलोजन का मिनिमम -1 वाला प्रोडक्ट और हाइपोअस मतलब +1 वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाता था। और एक हॉट एंड कंसंट्रेटेड वाली रिएक्शन अलग से बता दी थी आपको, वहां पर मिनिमम -5 और जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट था वो +5 वाला मिल जाता था। तो रेडॉक्स में ये सारी रिएक्शन मेंशन्ड है, इसलिए एक बार इन पे डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक के अंदर जो लास्ट पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों को डिस्कशन करना, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स के अंदर एक एलोट्रॉप्स वाला हमारा एक पोर्शन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट, और फिर इंडिविजुअल ग्रुप वाइज रिएक्शंस पे बात करेंगे। एलोट्रॉप्स की अगर हम लोग बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रक्चर है वो तो हमने पढ़ लिए थे, आइए जरा ना एलोट्रॉप्स की बात करें तो एनसीईआरटी में हमें कार्बन, फास्फोरस और सल्फर 3 एलिमेंट्स हैं जिनके एलोट्रॉप्स हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। लेकिन अब करंट सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो मेनली हमें जो पढ़ना है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। और सेकंड पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है, कार्बन। तो फास्फोरस और सल्फर के एलोट्रॉप्स अब हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कार्बन का एलोट्रॉप है। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स पे हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। फास्फोरस और सल्फर में कुछ लिमिटेड पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे स्ट्रक्चर्स, और एक सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात कर लेंगे कि हो सकता है सॉल्युबिलिटी का पार्ट मान के वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। आइए पहले बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 तरह के फॉर्म होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस, ठीक है। ये जो वर्ड आपके सामने आ रहे हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, पहले सिलेबस में एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट नाम का। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर था वहां पर जब हम लोग पढ़ते थे तो उसके अंदर आपको 2 तरह के सॉलिड्स पढ़ने होते थे, एक होता था क्रिस्टलाइन और एक होता था एमॉर्फस, है ना। हालांकि अब सॉलिड स्टेट सिलेबस में नहीं है तो हम लोग सिंपली बस नॉर्मली बात कर लेते हैं, है ना, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के ऊपर। कार्बन के 3 मेन एलोट्रॉप्स पे डिस्कशन होता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। ये तीनों ही जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। एमॉर्फस में कार्बन के जो भी इन तीनों के अलावा अदर फॉर्म्स मिलते हैं, जैसे कोक, कोल, है ना, चारकोल, लैम्प ब्लैक वगैरह वगैरह, वो सब किस में आ जाते हैं, एमॉर्फस फॉर्म में। क्रिस्टलाइन की अगर हम लोग बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, और यही मेन एलोट्रॉप्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना भी होता है। अब इन टाइप्स में से आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं और एमॉर्फस फॉर्म के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, क्रिस्टलाइन, इसके अलावा कार्बन का जो भी अदर फॉर्म आ जाए वो एमॉर्फस। दूसरी बात, कार्बन का हार्डेस्ट एलोट्रॉप कौन है, तो आंसर होना चाहिए डायमंड। आप जानते हैं डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता था, तो हार्ड है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है।
कार्बन का सॉफ्टेस्ट एलोट्रॉप कौन है? तो आंसर याद होना चाहिए, लैम्प ब्लैक, है ना? तो ये सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप है कार्बन का। और कार्बन का प्योरेस्ट एलोट्रॉप कौन है? तो आंसर इज फुलरीन, है ना? तो कभी पूछ ले कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज नोन एज फुलरीन। अब डायमंड हार्डेस्ट है, लैम्प ब्लैक सॉफ्टेस्ट है, लेकिन फुलरीन प्योरेस्ट जो है। तो इस प्योरेस्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होता है कि भाई ये प्योरेस्ट क्यों है। तो एक काम करें, पहले आप ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लिखें, फिर बात करते हैं आगे। ये आज क्या बीच बीच में एंट्री हो रही है, कल से याद रखना, पुराने नियम कानून कायदे एप्लीकेबल है ना? आप लोग थोड़ा क्या है कि भूल जाते हो एक आध दो दिन में, है ना? तो आज डे वन मान के छोड़ दे रहे हैं, कल से वही कानून कायदे एप्लीकेबल रहेंगे। चलिए, है ना? अब ये जो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म है, इसके बाद आगे का डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान सुनना, है ना? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, इन तीनों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और इसमें से डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो इम्प्योर फॉर्म होते हैं, जबकि फुलरीन क्या होता है बेटा? प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक? अब क्यों ऐसा है, उसके कारण को समझते हैं, ध्यान सुनना। फुलरीन के प्योरेस्ट फॉर्म का होने का जो कारण है, उसमें एक टर्म का यूज होता है, टर्म का नाम होता है डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। एक्चुअल में डायमंड की जब बात होती है तो बेटा डायमंड में इतना जानते हैं हम लोग कि डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड होता है? 4 से, है ना? थोड़ा बहुत ये आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग वैसे तो डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये बात आएगी, लेकिन हाँ इतना अपने को जानकारी होनी चाहिए कि डायमंड में ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन। और ये चेन खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये जायंट कोवेलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, लाइक सिलिका, है ना? सिलिका की तरह ये एक्सपांड होते जाता है। डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम, सिलिका, उन सबका स्ट्रक्चर SiO2 जैसा ही होता है, जायंट कोवेलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, और उसी की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता था। अब ये जो एक कार्बन 4 से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? sp3, ठीक है? और ग्रेफाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रेफाइट में ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, है ना? 3 अदर कार्बन एटम, और कार्बन की अभी एक वैलेंसी यहां पर क्या हो जाएगी? खाली, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 3 से जुड़ा हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन अभी उसके पास क्या बचेगा? अनपेयर्ड। और यहां पर एक कार्बन कितने से कनेक्टेड है? 4 से, ठीक? अब सुनना, जब डायमंड की बात हो रही है तो हमने बोला एक कार्बन कितने से कनेक्टेड है? 4 से। और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूएशन में चेन जुड़ती जाती है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर ये चेन हमेशा के लिए एक्सपांड होती ही जाती तो इसका मतलब है दुनिया में हर चीज डायमंड हो जाती। कहीं तो चेन खत्म होती है, डायमंड जब हम देखते हैं, पीस देखते हैं, तो कहीं पे तो खत्म होता है, ऐसा थोड़ी कि इनफाइनाइट चेन है। तो अगर डायमंड की चेन, मान लो डायमंड सपोज यहां तक है, तो डायमंड का चेन कहीं पर तो खत्म हो रहा होगा। जहां पर वो चेन खत्म होती है वहां वाला कार्बन आगे किसी और कार्बन से कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि वो चेन अगर कनेक्टेड होती तो फिर डायमंड बनता जाता। इसका मतलब है कि डायमंड के अंदर जो टर्मिनल कार्बन होते हैं ना, लास्ट वाले, जो जहां पर डायमंड फिनिश होता है, उनकी वैलेंसी में आगे कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। और अगर उसके आगे कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है तो मतलब उनकी वैलेंसी अभी भी खाली है। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि कोई और जुड़ा नहीं है, मतलब वो वैलेंसी खाली होगी। और वो जो वैलेंसी खाली है ना, वहां पर जाकर कौन जुड़ जाती है? इंप्योरिटी। और क्योंकि वहां पर इंप्योरिटी जुड़ सकती है, क्योंकि वो जगह खाली है, वहां पर जुड़ने के लिए कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है तो वैलेंसी खाली, वैलेंसी खाली तो कुछ ना कुछ तो जाके जुड़ेगा, ठीक है? तो कुछ ना कुछ जाके जुड़ेगा, तो उस जुड़ने वाली चीज को, क्योंकि वो कार्बन नहीं है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? इंप्योरिटी, क्योंकि वो इस कार्बन कार्बन की चेन के लिए तो एज एन इंप्योरिटी ही काम करेगा। और इसीलिए डायमंड जो होता है ना, डायमंड प्योरेस्ट नहीं होता, क्योंकि डायमंड की जो फ्री वैलेंसी होती है, उस फ्री वैलेंसी को ही क्या बोला जाता है? डैंगलिंग बॉन्ड। और उस फ्री वैलेंसी पे जाके कौन जुड़ जाता है? इंप्योरिटी। तो डायमंड प्योर फॉर्म हुआ या इंप्योर फॉर्म हुआ? इंप्योर। ग्रेफाइट पे आइए, ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने से कनेक्टेड है? 3 से। तो इसकी तो एक वैलेंसी पहले से खाली है।
और एक वैलेंसी अगर खाली है तो उसमें कार्बन तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि कार्बन जुड़ता तो हम बोलते कि एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, जबकि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक कार्बन 3 से जुड़ा है, तो एक वैलेंसी खाली है। और जो खाली वैलेंसी है वहां पर भी जाके कोई ना कोई इंप्योरिटी जुड़ सकती है, और इंप्योरिटी जुड़ सकती है मतलब वो प्योर फॉर्म हो जाएगा या इम्प्योर फॉर्म हो जाएगा, इम्प्योर। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों पे फ्री वैलेंसी अवेलेबल होती है सरफेसेस पे, और फ्री वैलेंसी सरफेस पे अवेलेबल होती है तो वहां पर इंप्योरिटी जुड़ जाती है, और इंप्योरिटी जुड़ जाती है तो इंप्योरिटी के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते थे बेटा, डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं झूलन बंद। क्या बोलते हैं? मतलब ऐसे ये बॉन्ड जो होते हैं झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं मतलब फ्री रहते हैं, फ्री रहते हैं तो इसको बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। और जो फुलरीन है उसको प्योरेस्ट क्यों बोला गया? फुलरीन के बारे में सबने सुना होगा, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, सॉकर बॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। तो फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल का स्ट्रक्चर बताइए ओपन होता है या साइक्लिक होता है? साइक्लिक। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक बनेगा तो कार्बन की जितनी भी वैलेंसी है ना वो अंदर ही अंदर साइक्लिक फॉर्म में सेटिस्फाई हो जाएगी, और सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसके सरफेस पे कोई भी फ्री वैलेंसी अवेलेबल नहीं होगी। और अगर सरफेस पे फ्री वैलेंसी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है इसमें किसी इंप्योरिटी के जुड़ने की संभावना नहीं है, और इंप्योरिटी नहीं जुड़ेगी तो इसके लिए ये कैसा फॉर्म हो जाएगा? प्योरेस्ट फॉर्म। तो डायमंड और ग्रेफाइट प्योर फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन फुलरीन को क्या माना जाता है बेटा? प्योरेस्ट फॉर्म, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट में डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि फुलरीन में डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, एक लिख लीजिएगा इसके बारे में। Fullerene is considered to be purest form of carbon. Fullerene is considered to be purest form of carbon due to absence of dangling bond. Due to absence of dangling bond. चलिए ना, तो ये तो बात हो गई एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में कौन प्योरेस्ट है, कौन सॉफ्टेस्ट है, कौन हार्डेस्ट है। तो प्योरेस्ट पे थोड़ा सा एक डिस्कशन करना था, एक टर्म के बारे में बात करनी थी, डैंगलिंग बॉन्ड, वो हमने यहाँ डिस्कस किया। अब आते हैं डिफरेंसेस के ऊपर। तो डायमंड और ग्रेफाइट को इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, हेडिंग डाल लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ डायमंड एक तरफ ग्रेफाइट। स्टेटमेंट बोलते जा रहा हूँ, पॉइंट बोलते जा रहा हूँ, लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा डायमंड के बारे में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डायमंड में एक कार्बन कितने से कनेक्टेड होता है? 4 से। यही लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिएगा। ईच कार्बन is bonded with 4 other carbon atoms. Each carbon is bonded with 4 other carbon atoms. Each carbon is bonded with 4 other carbon atoms. Graphite में लिखिए each carbon is bonded with 3 other carbon atoms. ग्रेफाइट में हर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, और फुलरीन में ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है ना। Each carbon is connected with 3 other carbon atoms. फिर डायमंड में लिखिए अगर एक कार्बन बेटा 4 से कनेक्टेड है तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? sp3। और ग्रेफाइट में क्या हो जाएगा? sp2। ये लिख लीजिए। डायमंड में लिखिए sp3 हाइब्रिड, और ग्रेफाइट में लिखिए sp2 हाइब्रिड। sp3 हाइब्रिड और sp2 हाइब्रिड। अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा, अगर sp3 हाइब्रिड है तो बताइए स्ट्रक्चर 2D होगा या 3D होगा? क्योंकि जो डायमंड का स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल प्लेनर नहीं होता, कैसा होता है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर है तो 3D है। और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा जो कि 2D होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की बात आ रही है। लिखिएगा डायमंड के साइड में लिखिएगा इट हैज 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इट हैज 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, है ना। तो इसका 3 डिमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में इट हैज 2D लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इट हैज 2D लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये 2D लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि जो एक ग्रेफाइट का ये ट्राइगोनल है ना, मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, और जो दूसरे ग्रेफाइट का ट्राइगोनल प्लेनर बनता है,
ये दोनों ट्राइगोनल प्लेनर जो होते हैं ये वीक फोर्स से ऐसे जुड़ जाते हैं और वीक फोर्स से ऐसे जुड़ के ये क्या बना लेते हैं कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना। और ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं ये कैसा होता है, 2D होता है। तो एक हेक्सागोनल लेयर बनती है 2D की, फिर उस लेयर और अगली लेयर के बीच में भी वीक फोर्सेस होते हैं। तो इसका 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। 2D लेयर्ड कहने का मतलब एक लेयर 2D है और ऐसी कई सारी लेयर जब जुड़ जाती है तो अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर भी 3D हो जाता है। लेकिन इंडिविजुअल लेयर की जब बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेयर कैसी होती है, 2D होती है ना। अगला स्टेटमेंट लिखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो आपने पढ़ी लिया तो आपको इनमें से पता है कि ग्रेफाइट को एज अ कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रोड के फॉर्म में आप यूज करते भी हैं, लेकिन डायमंड को इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज कर भी सकते तो भी नहीं करते। डायमंड को कौन इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज करे ना। लिखो डायमंड इट इज इंसुलेटर, ग्रेफाइट में लिखिए इट इज कंडक्टर। डायमंड में लिखे क्या लिखा आपने, इट इज इंसुलेटर, और ग्रेफाइट में क्या लिखा, कंडक्टर, है ना। ग्रेफाइट के बारे में अब अगर सपोज ये क्वेश्चन रीजनिंग टाइप में आ गया कि ग्रेफाइट कंडक्टर की तरह तो काम कर रहा है लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या होगा, तो क्या ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, यस। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, और मूव कर सकता है इसीलिए वो कंडक्टिविटी शो कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का ना। अगला पॉइंट ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में है ना यूज करने की बात आती है, तो डायमंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। डायमंड में लिखिएगा इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। ग्रेफाइट में लिखिएगा इट कैन बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, इट कैन बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, इट कैन बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। अब देखो ग्रेफाइट का ये जो पॉइंट अपन ने लिखा ना ल्यूब्रिकेंट वाला, ल्यूब्रिकेंट आप समझते हैं फिजिक्स में जब फ्रिक्शन विक्शन आप पढ़ते हैं तो वहां पर ल्यूब्रिकेंट के बारे में भी मेंशन होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो मशीनरी में जो वेयर एंड टेयर होता है उसको अवॉइड करने के लिए, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए ल्यूब्रिकेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें ल्यूब्रिकेंट्स की, तो नॉर्मली जैसे हम लोग गाड़ियों के बारे में बात करें ना, सबसे कॉमनली अपने को वही चीज समझ में आती है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार वगैरह है। तो साइकिल जब अपन चलाते हैं तो आप जानते हैं चेन में ऑयलिंग ऑयलिंग की जाती है ताकि फ्रिक्शन विक्शन ना ज्यादा प्रोड्यूस हो और साइकिल स्मूथली चले, है ना। अब ग्रेफाइट की जब हम बात करते हैं तो पहली बात, ग्रेफाइट को एज ए ल्यूब्रिकेंट क्यों यूज किया जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जैसे ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों था, क्योंकि उसके पास क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ग्रेफाइट को एज ए ल्यूब्रिकेंट कैसे यूज किया जा सकता है अगर उसके बारे में बात करें, तो ग्रेफाइट की कहानी क्या है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, 2D लेयर्ड है, और दूसरा ग्रेफाइट का लेयर भी कैसा आएगा, 2D। और मैंने बोला लेयर और लेयर के बीच में कैसा स्ट्रक्चर होगा या कैसा होगा, वीक फोर्स। और वीक फोर्स होगा तो क्या लेयर एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकती है बेटा, यस। और लेयर अगर एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकती है, इसका मतलब ये हो गया कि इट कैन बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, ठीक है ना। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ग्रेफाइट को एज अ ल्यूब्रिकेंट क्यों यूज कर सकते हैं, बिकॉज द लेयर कंटेन वीक फोर्सेस अमंग्स देमसेल्फ, ठीक। दूसरी बात ये कि इसको कहां यूज किया जाएगा, तो अपन नॉर्मली जो ग्रेफाइट है उसको साइकिल या मोटरसाइकिल वगैरह ऐसी जगहों पर यूज नहीं करते हैं, ऐसी जगहों पर नॉर्मल ऑयल वगैरह यूज कर लिया जाता है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कई सारी जो मशीनरीज होती है उनको कोई मतलब जैसे मान लो किसी चीज का प्रोडक्शन चल रहा है, तो प्रोडक्शन ऐसा है कि हो सकता है किसी चीज का प्रोडक्शन एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो, मतलब 2-3 दिन तक मशीनरी ऑपरेट करने की जरूरत हो तब जाके कोई चीज प्रोड्यूस होती हो। तो ऐसी जगहों पर मशीन लगातार चलने की वजह से एक बहुत ही हाई टेम्परेचर डेवलप हो जाता है। जहां पर भी हाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ जाता है ना, वहां पर जब आप ऑयल वगैरह यूज करते हैं, ऑयल या ग्रीस वगैरह यूज करते हैं, तो होता क्या है कि वहां पर उस हाई टेम्परेचर की वजह से ऑयल या ग्रीस इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेट हो जाता है तो वहां पर आप उसको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इवेपोरेट हो जाएगा तो फिर वापस से फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ऐसी जगह जहां पर बहुत हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, वहां पर हम ऑयल या ग्रीस यूज नहीं कर सकते, वहां पर हमको किसका यूज करना पड़ता है बेटा, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट को एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं पर ऐसे कॉमनली यूज नहीं करते। जो हाई टेम्परेचर मशीनरीज होती है या हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट होता है जहां पर दूसरी चीज ऑयल या ग्रीस काम नहीं कर पाती या इवेपोरेट हो जाता है, उन जगहों पर किसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का ना। तो चाहो तो इस चीज को मेंशन कर लेना कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, और ब्रैकेट में आजू बाजू में कहीं पर लिख लेना वेयर ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज वेरी हाई, है ना। ये हाई टेम्परेचर मशीनरीज में यूज करा जाता है। हालांकि इतने उसमें पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी एक अपने कॉमन सेंस में जानकारी होनी चाहिए कि इसको मतलब हर जगह ऐसे नहीं कि बस उठाया और यूज कर लिया ना, ऐसा नहीं होता।
चलिए, ये तो हम लोगों ने बात करी डायमंड ग्रेफाइट में। इसमें एक लास्ट पॉइंट और बात करते हैं, वो होता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में ना। ये चीज आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जाके आप डेल्टा एच एफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, और वहां पर कार्बन का जो स्टैंडर्ड है, पता है कुछ? कार्बन का स्टैंडर्ड किसको लिया जाता है? ग्रेफाइट को। जीरो मान के चलते हैं उसको, है ना। तो अगर हम लोग इनके स्टेबिलिटी की बात करें, ध्यान सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड और ग्रेफाइट में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? ग्रेफाइट की। ध्यान रखिएगा ना, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो सोचने में ऐसा, देखने में ऐसा, सुनने में ऐसा कभी लग सकता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में डायमंड हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कौन होता है बेटा? ग्रेफाइट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। ठीक है, नोट कर लीजिए। और ग्रेफाइट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाने के पीछे आप लॉजिकल रीजन क्या दे सकते हो? उसमें कॉन्जुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है ना। अब देखो, ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री था ना यहाँ पर ग्रेफाइट के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए इधर चला जाता है, थोड़ी देर के लिए इधर चला जाता है, थोड़ी देर के लिए इधर चला जाता है। तो ग्रेफाइट के अंदर भी आपको पार्शियल डबल बॉन्ड का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फॉर्मेशन दिखता है, जबकि डायमंड के अंदर केवल सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि ग्रेफाइट के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो वो स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इसीलिए डायमंड और ग्रेफाइट में से मोर स्टेबल कौन होता है बेटा? ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिकली, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। चले, अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने बात करी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में डायमंड ग्रेफाइट के बारे में। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है वो कौन है बेटा? फुलरीन। तो आइए अब इस फुलरीन के बारे में छोटे से कुछ दो तीन पॉइंट है एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फुलरीन की अगर बात की जाए तो पहली बात, फुलरीन का इतना मतलब हमें समझ में आता है कि यहां पर एक फुटबॉल जैसा, सॉकर बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो फुलरीन में अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। फुलरीन की जो चेन बनती है, रिंग बनती है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, वो 50-60 कार्बन से लेकर 350-360 कार्बन तक की रिंग बनती है। अलग अलग वेराइटीज होती है इसकी, ऐसा बोलते हैं ना। तो उनमें से हमें एक वेराइटी के बारे में पढ़ना है और वो वेराइटी होती है C60। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग उनमें से एक पर्टिकुलर केस को डिस्कस करते हैं, वो कौन है? C60 की बात करें तो इसको नाम दिया गया है बेटा बकमिंस्टर फुलरीन, है ना। ये फुलरीन का एक टाइप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बक मिंस्टर। मिनिस्टर नहीं है, मिंस्टर, ठीक है ना। हाँ, बक मिंस्टर फुलरीन, मिनिस्टर पता चला, है ना, बक मिनिस्टर फुलरीन कर देते हैं इसको। दूसरा, इसको बकी बॉल भी कह देते हैं। बकी बॉल मतलब फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर, है ना। तो ये मेन इसके जिसके बारे में हमें पढ़ना है। वैसे तो फुलरीन में कार्बन की अलग अलग रेंज होती है, C60 से 350-360 तक अलग अलग वेराइटीज होती है, बट हमें जिसके बारे में पढ़ना होता है वो कौन है बेटा? C60 को क्या बोला गया बेटा? बकमिंस्टर फुलरीन, और या फिर इसको क्या बोल देते हैं बेटा? बकी बॉल या फुटबॉल या सॉकर बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसके अंदर जो पूछा जाता है आपसे स्ट्रक्चर रिलेटेड बात, वो क्या है बेटा? फुटबॉल का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, आजकल तो कलरफुल फुटबॉल्स आने लगी, लेकिन पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट दो इंपॉर्टेंट कलर्स उसमें होते थे। और आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि उसके अंदर जो व्हाइट या ब्लैक है उनमें से एक कोई स्ट्रक्चर पेंटागनल होता है और दूसरा कोई स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है ना। कोई एक कलर पेंटागनल रिंग के फॉर्म में होता है और दूसरा कोई स्ट्रक्चर हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में होता है। अब देखो, पेंटागनल रिंग और हेक्सागोनल रिंग, दो तरह के केसेस हैं। अगर हम लोग बात करें तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जो C60 है उसमें पेंटागनल भी कई सारी रिंग्स हैं और हेक्सागनल भी कई सारी रिंग्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स इसके अंदर कितनी होती है? तो क्वांटिटी आपको याद रखनी है, टोटल क्वांटिटी इज 32 रिंग्स। ठीक है, हालांकि इनको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला याद करोगे तो उससे चाहिए याद करो, खत्म बात, अपने को कोई ज्यादा सॉल्व करना है नहीं, है ना। तो आइए हम लोग बात करें तो C60 में टोटल कितनी रिंग्स है? 32। अब उसमें से आपसे पूछेगा कि उन 32 रिंग्स में से पेंटागनल रिंग्स कितनी और हेक्सागनल रिंग्स कितनी है। तो बेटा पेंटागनल, पेंट 5 इस तरह का कुछ समझ आ रहा है, और हेक्सागनल मतलब 6, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। मतलब इसकी क्वांटिटी भी ऐसे कमी होगी और इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको ये बताएं, पेंटागनल रिंग्स की क्वांटिटी 12 होती है
और बची हुई रिंग कौन सी हो जाएंगी, हेक्सागोनल। तो ये इसकी कहानी है ना। आपको टोटल 32 रिंग्स मिलेगी, 32 को दो पोर्शन में डिवाइड करना है, 12 एंड 20। पेंटागोनल रिंग्स कम होती है, हेक्सागोनल रिंग्स ज्यादा होती है। तो 12 रिंग्स कौन सी मिलेगी, पेंटागोनल, और 20 रिंग्स कौन सी मिलेगी, हेक्सागोनल। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बनते हैं, उसको लिखाऊंगा, पहले आप ये बात नोट करिए ना। इसमें आपसे पूछता है कि कौन सी रिंग किससे कनेक्टेड है और किससे कनेक्टेड नहीं है। चलिए ना। अब सुनिएगा, इसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल की बात की जाए तो आपसे ये पूछता है कि कौन सी रिंग किससे कनेक्टेड है। जैसे सुनिएगा ध्यान से, क्या पेंटागोनल, एक पेंटागोनल दूसरी पेंटागोनल से भी कनेक्टेड है, या एक पेंटागोनल क्या हेक्सागोनल से भी कनेक्टेड, या हेक्सागोनल हेक्सागोनल से और हेक्सागोनल पेंटागोनल से, आपस में इनका कनेक्शन कैसा होता है ये पूछते हैं। बेटा 12 रिंग्स हैं, तो मुझे बताइए इसका सरफेस एरिया ज्यादा कवर्ड होगा या कम कवर्ड होगा, कम होगा। और इसके अंदर कितनी रिंग्स हैं, 20। 20 है तो सरफेस एरिया कवर्ड विल बी मोर। इतनी बात अपने को रिंग्स से समझ में आती है। इसका मतलब हेक्सागोनल रिंग्स फुटबॉल के ज्यादातर सरफेस को कवर कर रहा होगा, और ज्यादातर सरफेस को कवर कर रहा होगा मतलब इसके दूसरों से कनेक्शन बनाने के चांसेस ज्यादा है, और इसके दूसरों से कनेक्शन बनाने के चांसेस कम है। तो होता क्या है कि पेंटागोनल रिंग हेक्सागोनल से जुड़ी हुई होती है, और हेक्सागोनल रिंग पेंटागोनल से भी जुड़ी होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसने ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रखा है, तो ये इससे कनेक्टेड हो गई होगा, और अगर ये इससे कनेक्टेड है तो ये भी इससे कनेक्टेड होगा, एक ही बात है वो। तो हेक्सागोनल रिंग जो होती है ना, हेक्सागोनल रिंग आर कनेक्टेड विद पेंटागोनल रिंग्स एज वेल एज हेक्सागोनल रिंग्स। मतलब ये पेंटागोनल से तो कनेक्टेड होते ही होते हैं और हेक्सागोनल से भी कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इनने ज्यादातर सरफेस एरिया कवर कर रखा होता है। लेकिन पेंटागोनल जो है वो हेक्सागोनल से तो कनेक्टेड हो गई होगा, लेकिन पेंटागोनल पेंटागोनल से कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि पेंटागोनल पेंटागोनल ने सरफेस एरिया कम कवर कर रखा है, तो दूर दूर होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रिंग किससे कनेक्टेड है। सपोज आपको एग्जाम में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट C60 इज करेक्ट या इनकरेक्ट, और उसमें बोला कि इट कंटेन्स टोटल 32 रिंग्स। अब पता होना चाहिए कि 32 होती है। इट कंटेन्स 12 पेंटागोनल रिंग्स, पता होना चाहिए 12 पेंटागोनल रिंग्स होती है। इट कंटेन्स 20 हेक्सागोनल रिंग्स, पता होना चाहिए। पेंटागोनल रिंग्स आर कनेक्टेड टू हेक्सागोनल रिंग्स, सही बात है। पेंटागोनल रिंग्स आर कनेक्टेड टू पेंटागोनल रिंग्स, गलत बात है। हेक्सागोनल रिंग्स आर कनेक्टेड टू पेंटागोनल रिंग्स, सही बात है। हेक्सागोनल रिंग्स आर कनेक्टेड टू हेक्सागोनल रिंग्स, सही बात है। स्टेटमेंट लिखा दे रहा हूं, ये वाला लिखिएगा। In C60, in C60, pentagonal rings are connected to hexagonal rings. Pentagonal rings are connected to hexagonal rings. Full stop. लाइन चेंज करें। In C60, hexagonal rings are connected to pentagonal rings as well as hexagonal rings. In C60, hexagonal rings are connected to pentagonal rings as well as hexagonal rings. ठीक है, तो ऊपर वाले में हमने लिखा है कि भाई पेंटागोनल केवल हेक्सागोनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि पेंटागोनल पेंटागोनल से कनेक्टेड नहीं होगी, और जब हेक्सागोनल की बात आएगी तो हेक्सागोनल हेक्सागोनल से तो कनेक्टेड है ही है, साथ ही साथ पेंटागोनल से भी कनेक्टेड होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी बात हो गई बेटा डायमंड के एलोट्रॉप्स के बारे में। डायमंड पे थोड़ा ज्यादा मतलब कार्बन के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए कर लिया क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड की प्रॉपर्टीज कम से कम हमारे सिलेबस में गिवन है, तो आइए उसको डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अगले केस पे। अगला आता है फास्फोरस और सल्फर के एलोट्रॉप्स, है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ हमको डिस्कशन करना नहीं है, इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करते हैं। वैसे अगर हम लोग बात करें तो फास्फोरस के डिफरेंट टाइप के एलोट्रॉप्स आपको मिलते हैं। उन डिफरेंट टाइप के एलोट्रॉप्स में अगर हम लोग बात करें तो व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस होता है। लेकिन मेनली जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बात करें
तो आपको व्हाइट और रेड के बारे में डिफरेंसेस भी पढ़ने होते थे, हालांकि ज्यादा डिफरेंस हम पढ़ेंगे नहीं, हम कुछ पॉइंट पे यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्या है देखिएगा। व्हाइट फॉस्फोरस पे आते हैं, ध्यान से देखें बेटा। व्हाइट फॉस्फोरस ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग वीबीटी के समय पे बना चुके हैं। हमने बोला था CO2 एग्जिस्ट करता है, SiO2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन SiO2 का स्ट्रक्चर जायंट पॉलीमेरिक होता था। और वहीं पे क्वेश्चन कर रहा था N2 एग्जिस्ट बट P2 डज नॉट एग्जिस्ट। P2 एग्जिस्ट नहीं करता था वीक पाई बॉन्ड की वजह से, और कौन एग्जिस्ट करता था? P4। तो ये ऑलरेडी आप बना चुके हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, वहां पर जो हमने फॉस्फोरस बनाया था P4, वो यही था, व्हाइट फॉस्फोरस है ना। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है ना, P4, ऑलरेडी स्टडीड इन वीबीटी। अब देखो इसके अंदर व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में डिफरेंस क्या है, चेक करिएगा। व्हाइट फॉस्फोरस जो है ना, वो डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रीट मतलब मोनोमेरिक, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें रेड फॉस्फोरस की, तो इसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक होता है। पॉलीमेरिक कैसे हो रहा है, चेक करिएगा। जैसे ही अपन ने काइट शेप स्ट्रक्चर बनाया P4 का, यहां भी एक काइट शेप स्ट्रक्चर है, काइट शेप स्ट्रक्चर है, काइट शेप स्ट्रक्चर है। लेकिन आप एक बात ऑब्जर्व करें यहां पर, तो बेटा चारों P आपस में साइड बाय साइड तो कनेक्टेड है ही है, इसमें भी है। ये फॉस्फोरस आपस में डायगनली भी कनेक्टेड है, डायगनली भी कनेक्टेड है, डायगनली भी कनेक्टेड, डायगनली, लेकिन इधर देखो ये भी कनेक्टेड थे। यहां पर ये कनेक्शन नहीं होगा, यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा और ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, और ऐसे खुल जाएगा तो इधर रिंग बनाते जाएगा, चेन बनाते जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये वाले फॉस्फोरस और ये वाले फॉस्फोरस का जो ये बॉन्ड होना था, ये बॉन्ड टूट गया, और ये बॉन्ड टूट गया, तो बेटा इसका बॉन्ड इधर खुल गया और उसका बॉन्ड इधर खुल गया। ऐसे इन दोनों का बॉन्ड में से एक बॉन्ड इधर खुल गया, तो ये आपस में कनेक्शन बना लेंगे, ये आपस में कनेक्शन बना लेंगे, ये आपस में कनेक्शन बना लेंगे, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो आगे भी बढ़ते जाता है। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेड फॉस्फोरस। ये मोनोमेरिक फॉर्म होता है, और ये कैसा होता है बेटा? पॉलीमेरिक फॉर्म है ना। तो ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर दो तीन इसमें डिफरेंस वाले पॉइंट है, उनको समझ लेते हैं। अगेन स्पीकिंग, फॉस्फोरस और सल्फर के एरोट्रॉप्स पढ़ ले रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। लेकिन पी ब्लॉक में क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हुए, एक ही सेशन हुआ है ना, एक ही साल हुआ है, तो अपन अभी ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते है ना। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर रिलेटेड या इस तरह की जो चीजें, वो थोड़ी सी एडिशनल चीजें पी ब्लॉक में पढ़ ले रहे हैं, ताकि हम लोग सेफ साइड में रहे। चलिए ना, अभी जो व्हाइट और रेड फॉस्फोरस है, इसके बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना ना। स्टेटमेंट आपको कुछ लिखा दे रहा हूं, कहानी सुनेगा। सबसे पहले व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में आपसे पूछता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो व्हाइट फॉस्फोरस मोर रिएक्टिव होता है और रेड फॉस्फोरस लेस रिएक्टिव होता है। व्हाइट फॉस्फोरस के मोर रिएक्टिव होने के पीछे जो कारण है वो बोला जाता है, ये जो एंगल है ना 60 डिग्री, इसका रीजन दिया जाता है कि व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। तो डिफरेंस का एक काम करिए, फॉर्म बना लीजिए, दो चार पॉइंट लिखा दे रहा हूं। पहला व्हाइट फॉस्फोरस में लिखिएगा इट इज मोर रिएक्टिव, रेड फॉस्फोरस में लिखिएगा इट इज लेस रिएक्टिव। व्हाइट फॉस्फोरस में इट इज मोर रिएक्टिव, रेड फॉस्फोरस में इट इज लेस रिएक्टिव। व्हाइट फॉस्फोरस में जो मोर रिएक्टिव लिखा उसके पीछे रीजन लिख लेना, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर ये जो चारों फॉस्फोरस जुड़े हुए हैं, ये 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं। 60 डिग्री का एंगल आप सोचिए बहुत छोटा एंगल होता है, और छोटे एंगल होने की वजह से ये बहुत क्लोज टुगेदर होते हैं। क्लोज टुगेदर होने की वजह से इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो बहुत तगड़ा लग रहा होता है, और इसीलिए जब कोई इनके ऊपर अटैक करता है तो ये तुरंत यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ के उसके साथ जुड़ जाते हैं, ताकि इनका ये वाला एंगल स्ट्रेन क्या हो जाए, कम। और अगर ये अपना एंगल बॉन्ड तोड़ के किसी और से जुड़ते हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुरंत किसी से भी रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एक तो है ना बॉन्ड एंगल 60 से ज्यादा होता है, 90 के लगभग होता है, और दूसरी बात ये पॉलीमेरिक होता है। तो पॉलीमेरिक है तो उतनी आसानी से रिएक्शन शो नहीं करेगा, वो मोनोमेरिक होता है तो आसानी से रिएक्ट करता है। व्हाइट फॉस्फोरस में सेकंड पॉइंट, इट एग्जिस्ट एज मोनोमर। मोनोमर भी बोल सकते हैं, डिस्क्रीट यूनिट भी बोल सकते हैं ना, दोनों टर्म ध्यान रखें। इट एग्जिस्ट एज मोनोमर, ब्रैकेट में डिस्क्रीट यूनिट,
डिस्क्रीट मतलब सिंगल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट। व्हाइट सॉरी रेड फास्फोरस में लिखेंगे इट एग्जिस्ट्स इन पॉलीमेरिक फॉर्म, इट एग्जिस्ट्स इन पॉलीमेरिक फॉर्म। तो व्हाइट फास्फोरस मोनोमेरिक है और रेड फास्फोरस पॉलीमेरिक है। अगला पॉइंट सुनिए, इन दोनों में से अगर हम लोग बात करें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, किसके बारे में? मेल्टिंग पॉइंट, है ना, थोड़ा सा लॉजिकल बात है तो समझ लेते हैं। ये मोनोमर है, मोनोमर होने का मतलब ये जो P4 है और अगला जो व्हाइट फास्फोरस का P4 आएगा, P4 में कोवेलेंट बॉन्ड होगा या वीक फोर्स होगा? वीक फोर्स, वीक फोर्स, क्योंकि इसकी कोई भी वैलेंसी खाली नहीं है। लेकिन यहां पर जो एक P4 है और दूसरा P4 है, उसके बीच में वीक फोर्स है या कोवेलेंट बॉन्ड है? तो ऐसे सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कि एक यूनिट और दूसरी यूनिट के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड आए तो ऐसे सॉलिड को क्या कहलाता है? कोवेलेंट सॉलिड। ये सॉलिड भी अगेन वही सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर होता था जहां पर आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड आप पढ़ते थे। यहां पर इसके अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगला जो P4 होगा उसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन P4 में कोवेलेंट बॉन्ड है या वीक फोर्स है? वीक फोर्स। ऐसे सॉलिड को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ये कोवेलेंट सॉलिड होता है। अब मुझे बताओ, अगर मेल्ट करने जा रहे हो तो बेटा इस यूनिट और अगली यूनिट के बीच में वीक फोर्स है और इस यूनिट और अगली यूनिट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। किसको मेल्ट करना आसान होगा? पहले वाले को, और इसको मेल्ट करना मुश्किल होगा। ये पॉलीमेरिक और वो मोनोमर। तो मोनोमर को मेल्ट करना आसान होगा, पॉलीमर को मेल्ट करना मुश्किल होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, लिखिएगा स्टेटमेंट। व्हाइट फास्फोरस में लिखिएगा इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी, डेंसिटी भी कम होती है क्योंकि पैकिंग दूर दूर होती है वीक फोर्स की वजह से। It has low melting point and low density. रेड फास्फोरस में लिखें it has high melting point and high density. It has high melting point and high density. अगला पॉइंट व्हाइट फास्फोरस में, इट इज पॉइजनस इन नेचर, जहरीला होता है। इट इज पॉइजनस इन नेचर। रेड फास्फोरस में इट इज नॉन पॉइजनस, इट इज नॉन पॉइजनस। व्हाइट फास्फोरस में लिखें इट ग्लोज इन डार्क, इट ग्लोज इन डार्क। व्हाइट फास्फोरस को अगर अंधेरे में रख देंगे तो चमकता है ना? चमकता बेसिकली मतलब ऐसा लगता है आपको कि वो चमक रहा है, बेसिकली वो हाईली रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है? उसका स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। जैसे आप किसी भी एलिमेंट को रख दें तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल है वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन का रिएक्शन किसी के साथ होता है तो उसे कंबशन रिएक्शन बोला जाता है। तो होता क्या है कि जब अंधेरे में, आप दिन में भी वो होता है, ग्लो करता पर दिखता नहीं है लाइट की वजह से ना, तो ये जुगनू की तरह, जैसे जुगनू चमकता हुआ दिखता है ना, वैसी वाली कहानी होती है इसकी। अंधेरे में इसको आपने रख दिया, अंधेरे पर रख दिया तो ये हाईली रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव है। तो ये हाईली रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके सरफेस पे कंबशन होता है। कंबशन होता है तो कंबशन में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसा लगता है कि ये ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, जैसे आग में से हीट निकलती है। तो ये वैसी कहानी है ना। तो इट ग्लोज इन डार्क, ब्रैकेट में लिख लेना केमिल्यूमिनेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस है ना, केमिल्यूमिनेसेंस। केमिकल प्रोसेस से ल्यूमिनेट होता है तो उसको बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस, है ना। केमिल्यूमिनेसेंस भी बोलते हैं, फॉस्फोरोसेंस भी बोलते हैं, अलग अलग टर्म होती है, बट केमिल्यूमिनेसेंस एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो वो लिखा दिया मैंने आपको। रेड वाले में लिख लेना इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, इट डज नॉट ग्लो इन डार्क। तो अंधेरे में चमकने का जो प्रोसेस है इसका, उसको केमिल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। तो व्हाइट फास्फोरस केमिल्यूमिनेसेंस शो करता है, रेड फास्फोरस वो प्रोसेस शो नहीं करता है। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं, ध्यान सुनना। अब सॉल्युबिलिटी पे बात कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ये काम की चीज हो सकती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहां पर ध्यान सुनना, हम लोग अभी जब एलोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो कार्बन को तो साइड में रखो, फास्फोरस और सल्फर पे बात करेंगे। तो फास्फोरस मैंने आपको बता दिया, सल्फर अभी हम डिस्कस करेंगे, दोनों की कहानी एक साथ बता देता हूं सॉल्युबिलिटी की। आपके पास फास्फोरस में अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के फास्फोरस है, एक तो व्हाइट फास्फोरस, एक है बेटा रेड फास्फोरस, और अभी इसके जस्ट बाद हम सल्फर की बात करेंगे। तो सल्फर में हमारे पास दो तरह के सल्फर आएंगे। कौन आएगा? एक
अल्फा रोम्बिक सल्फर और एक बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर। और अल्फा रोम्बिक और बीटा मोनोक्लिनिक जब आप पढ़ेंगे तो उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एक आ जाएगा अल्फा रोम्बिक और एक आ जाएगा बीटा मोनोक्लिनिक, है ना। मतलब अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर बोलते हैं, या फिर रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं। तो दोनों को हमने कंबाइन करके लिख लिया ताकि दो अलग अलग नाम ना रहे, एक ही में याद हो जाएगा। अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर एक ही बात है, बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर एक ही बात है। तो अल्फा रोम्बिक सल्फर बोल देंगे और बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर बोल देंगे। ये टर्म क्या है, क्या है ये टर्म, क्या है ये? अब ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी जीवन में सॉलिड स्टेट पढ़ा हो। सॉलिड स्टेट में ब्रेविस लैटिस के अलग अलग टाइप्स होते थे, तो उसके अंदर ये नाम आपको मिलते थे, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो आपको इस पे अब ज्यादा कुछ डिटेल की जरूरत है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कुछ स्ट्रक्चर के अलग अलग कैटेगरीज होती है, जिसमें कोई भी जब स्ट्रक्चर बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है, तो 3D में लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है, हाइट भी होता है। तो कई कुछ ऐसे 3D स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होते हैं, कुछ ऐसे बनते हैं जिनका लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगा लेकिन हाइट अलग होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका लेंथ और हाइट सेम होगा लेकिन ब्रेड्थ अलग होगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लैटिस बनते हैं। उसके अलावा उनके बीच के एंगल भी होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, वो भी कभी कभी इक्वल होते हैं, कभी कभी अनइक्वल होते हैं। उसके हिसाब से अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उन कॉम्बिनेशंस को अलग अलग नाम दिया गया। तो ये उनमें से कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है ना, इस तरह की बात होती है। अब आज सुनिएगा ना, ये चार तरह के सल्फर और फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स है, जिनमें से दो पे अभी हम बात कर रहे हैं, ये दो पे अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। इनके सॉल्युबिलिटी का जब क्वेश्चन आएगा, किसका क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी, तो इनके लिए दो तरह की सॉल्युबिलिटी आपको पढ़नी होती है, एक तो वाटर में सॉल्युबिलिटी और एक कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबिलिटी। ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर जब हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी को पढ़ने के पीछे के लॉजिक को हमको समझना है, बट उससे पहले मैं इनके स्ट्रक्चर पे आपको बात बता दूं। इसका स्ट्रक्चर बताइए, मोनोमर था या पॉलीमर था? यही खेल है ना, पूरा सॉल्युबिलिटी का खेल यहीं से चलेगा। मोनोमर, इसका स्ट्रक्चर अभी S8 और इसके अंदर S8 और S6 पढ़ेंगे अपन। कौन कौन पढ़ेंगे? S8 S6, सल्फर के दो फॉर्म, और वो दोनों ही मोनोमेरिक फॉर्म होते। कैसे फॉर्म होते? S8 का मतलब है एक एसिड का यूनिट बनेगा, पर एक एसिड और दूसरी एसिड में आपस में वीक फोर्स होगा इसकी तरह। जैसे यहां पर एक P4 और अगले P4 आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए नहीं है। तो जैसे P4 में व्हाइट फास्फोरस डिस्क्रीट होता है, वैसे S8 और S8 में आपस में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होगा। तो अकेला S8 एग्जिस्ट करेगा या अकेला S6 एग्जिस्ट करेगा, तो उसको भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? मोनोमर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये भी मोनोमेरिक फॉर्म आएगा, अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके, और ये भी कैसा स्ट्रक्चर आएगा बेटा? मोनोमर आएगा। तो इसमें सब मोनोमर है, केवल रेड फास्फोरस कैसा है? पॉलीमेरिक। अब सुनना, सबसे पहले किसके अंदर सॉल्युबिलिटी देखनी है? इन चारों की, वाटर। और इन चारों की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर देखनी है? कार्बन डाइसल्फाइड। सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से। मुझे बताओ, ये जो वाटर है ये पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट? पोलर, क्योंकि ये दोनों लिए इसीलिए एक्चुअल में, एक पोलर सॉल्वेंट ले रहा और एक नॉन पोलर। CO2 की तरह CH2 लीनियर बनेगा, डाइपोल डाइपोल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सॉल्वेंट कैसा है? पोलर। और ये सॉल्वेंट कैसा है? नॉन पोलर। ये दोनों लेने के पीछे का लॉजिक ये है कि आपको एक बार पोलर में सॉल्युबिलिटी पे डिस्कस कर रहा है और एक नॉन पोलर की सॉल्युबिलिटी में डिस्कशन कर रहा है। बेटा P4 में सारे बॉन्ड PP है, तो डेल्टा EN तो नहीं आएगा। S8 या S6 में सारे बॉन्ड SS होंगे, तो कोई डेल्टा EN का चांस तो नहीं आएगा। मतलब इसके जो बॉन्ड्स होंगे वो पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर, सारे ही नॉन पोलर। बेटा लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ये सारे नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पहली बात तो ये है, ऑल ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पहली कहानी है कि हम अभी अब सबके लिए इंडिविजुअली लिखेंगे कि भाई इसके अंदर भी लिखेंगे इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, 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 लेकिन कहानी है अल्टीमेटली, है ना। अब आइए, सारों जो है सेम एलिमेंट से बने हुए बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब है नॉन पोलर होगा। क्या नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा? यस। तो इट इज सॉल्युबल इन CH2, it is soluble in CS2, it is soluble in CS2, but it is insoluble in CS2 due to पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। बाकी मोनोमर है तो आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं, पर पॉलीमेरिक होने की वजह से ये डिसॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि इसके पॉलीमर के लैटिस को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वो उसको यहां से नहीं मिलती। तो ध्यान रखिएगा, वाटर में तो सारे इनसॉल्युबल फिक्स कर दो कि अगर कार्बन मतलब ये फास्फोरस या सल्फर का कोई भी एलोट्रॉप आए तो पानी में तो इनसॉल्युबल,
और CH2 में सब सॉल्युबल एक्सेप्ट द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ये इसकी ओवरऑल कंडीशन, ठीक है। अभी आपने व्हाइट और रेड फास्फोरस जो लिखा वहीं पे लिखा दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट भी लिखिएगा। व्हाइट फास्फोरस में लिखिएगा इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। रेड में भी लिखिएगा इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाइट और रेड दोनों में है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाइट में लिखिएगा सॉल्युबल इन CS2, soluble in CS2, soluble in CS2। और रेड में लिखिएगा insoluble in CS2, insoluble in CS2। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल सॉल्युबिलिटी की कहानी हो गई है ना, व्हाइट और रेड के रिस्पेक्ट में। अब देखो फास्फोरस के बाद अगली जो कहानी हमें पढ़नी है वो किसकी कहानी पढ़नी है, सल्फर। तो आइए अब सल्फर के ऊपर चलते हैं। सल्फर के एलोट्रॉप्स की कहानी सुनिएगा, याद करिए MOT, बॉस, कुछ याद आ रहा है? बॉस B2O2S2, इनके बारे में बोला था ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। इवन अगर आप भूल जाओ तो O2 से याद कर लेना, O2 शुड हैव बीन पैरामैग्नेटिक, वही वाली कहानी। तो बॉस कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो B2 और O2 तो हमने तब पढ़ लिया था, S2 अभी आ जाएगा आपके सामने। ये कहानी है नहीं, आपको केमिकल बॉन्डिंग में मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है, बट हमने वहां डिस्कस नहीं करा, हम यहाँ पर अलग से डिस्कस करते हैं इसको एलोट्रॉप्स में। आइए सल्फर के ऊपर बात कर रहे हैं, कहानी समझिएगा। सल्फर के अंदर दो तरह के सल्फर होते हैं, एक मैंने आपको बोला था अल्फा रोम्बिक होता है और एक बीटा मोनोक्लिनिक होता है ना, ये होते हैं। हालांकि अब इसके ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जा रहे। अल्फा रोम्बिक के अंदर भी S8 और S6 बनता है, और बीटा मोनोक्लिनिक का भी S8 और S6 बनता है। तो दोनों में S8 और S6 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। उनमें से हम S8 और S6 के स्ट्रक्चर्स के बारे में यहां पर पढ़ रहे हैं। S8 का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर को क्राउन शेप स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, क्राउन शेप, है ना। और अगर S6 की बात करें तो आई होप सबने सुन रखा होगा चेयर शेप्ड। ये इवन आप ऑर्गेनिक में जब कंफर्मेशन वगैरह पढ़ते हैं तब भी चेयर शेप और बोर्ड शेप वगैरह इस तरह की कुछ बातें आती है। अभी यहाँ पर खैर क्राउन शेप और चेयर शेप की बात कर रहे हैं। S8 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, धमाल मूवी देखी हुई है, बड़े डब्लू के नीचे बस वही डब्लू बना दो। ये आपका क्राउन शेप बन गया ना। इसके जितने वर्टेक्स हैं उन वर्टेक्स को मिटा के वहां पर सल्फर लगा दीजिए, बस ये जितने टर्मिनल्स दिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट केस में, तो नेक्स्ट केस कौन सा आ रहा है, चेयर शेप। ये जो चेयर शेप यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, ये वैसा वो जैसे गोवा में बीच बीच में चेयर लगी होती है, वो ऐसी वाली स्विमिंग पूल के पास में ना, वैसे। बहुत बढ़िया, यस।
चलिए ना, अब ये जो दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाए बेटा, पहला क्राउन शेप और दूसरा चेयर शेप, इससे रिलेटेड कुछ बातें क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। आइए उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर ये पूछ सकता है कि क्या इसके अंदर एस एस लिंकेज है या नहीं है बेटा, है। वहां पर भी एस एस लिंकेज है, कितने लिंकेज है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप काउंट कर लेंगे, ठीक। दूसरी बात, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, तो बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, sp3 इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगली बात, यहां पर जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का। ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन लिखिए आपके सामने। S8 जो होता है, इसको जब हम हीट करते हैं तो S8 को हीट करने पर क्या मिलता है, S6। और S6 को जब फर्दर आप हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, S2 में। आप जब लगातार हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो पहले S8 और S6 तो सॉलिड होते हैं, लेकिन हीट करते करते एट एलिवेटेड टेम्परेचर S2 जो एग्जिस्ट करता है वो वेपर फॉर्म। ये जो एलिवेटेड टेम्परेचर है 1000 केल्विन के आसपास है। कितना है, 1000 केल्विन। बहुत बड़ा टेम्परेचर है, छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं है। तो आप जब इसको लगातार हीट करोगे तो 1000 केल्विन के आसपास जाके ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, S2 के वेपर्स मिल जाते हैं। जैसे O2 वैसे ही कौन बन जाता है, S2, है ना। और S8 और S6 ये दोनों जो है, ये दोनों कैसे होते हैं, डाया। डाया का मतलब इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन जो S2 बनता है वो S2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। अब क्यों S2 पैरामैग्नेटिक और क्यों ये डायामैग्नेटिक है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान सुनना, पहले S2 पे आता हूं। S2 में आपको कुछ अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं, वही बॉस वाली ट्रिक जो हमने पढ़ी थी उसको ध्यान रखेंगे। बॉस कैसे होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक। O2 से बिल्कुल ध्यान रखिएगा। S2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 32, है ना। तो 32 इलेक्ट्रॉन वाला जो होमो डायटोमिक होता है या डायटोमिक होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। इसके लिए हमारे सीरीज में जो MOT है वो 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन उसके आगे पीछे भी MOT लग सकता है, हम पढ़ते नहीं है भले। S2 में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसका एमओ डायग्राम बनाओगे तो इसके एमओ डायग्राम में O2 और S2 एक ही ग्रुप के तो मेंबर है बेटा, ऑक्सीजन सल्फर। तो जो कहानी O2 की है वैसी कहानी किसकी है, S2 की। तो जैसे O2 के पास याद करिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे पाई स्टार में, वैसे S2 के पास भी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, लाइक O2। और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, पैरा। और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होता है, पैरा। ये जो S2 वाली बात हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के रिस्पेक्ट में। बोर्ड में लगभग लगभग 10 पेपर अगर आप उठाओगे तो 10 में से 8 पेपर में क्वेश्चन आपको मिलता था। आपको याद हो ना हो, पुराने पेपर उठा के देखिएगा। और अभी जो नीट की हालत चल रही है, पेपर जो आता है एग्जाम में वो ऐसे ही आता है, बोर्ड जैसे ही आता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर S2 के बारे में कभी पूछा जाए तो S2 पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, पैरा। और ये S2 कब एग्जिस्ट करेगा, इट विल एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर इन वेपर स्टेट। कुछ ऐसा याद आ रहा है कि एमओटी में और कोई वेपर वेपर पड़ा था, C2। दोनों पाई बॉन्ड वाले जो C2 थे वो भी वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, S2 भी वेपर फॉर्म। इवन Li2 एमओटी में, है ना, जो पढ़ा था, वो भी वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन कौन से ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं जो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, Li2, C2 और S2 ये वेपर फॉर्म में हाई टेम्परेचर पे आपको एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना इन सबको मिला के। अब आइए इधर S8 और S6 की बात करते हैं। S2 तो हमने बोल दिया कि पैरामैग्नेटिक है, एमओटी लगा दिया, एमओटी लगा के पता चल गया कि भाई जैसे O2 पैरामैग्नेटिक था वो भी पैरामैग्नेटिक है। O2 के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते थे वो किसके अंदर आते थे, पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2py1। ऐसे इसके अंदर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो वहां 2p में आता था, यहाँ पर 3p में आएगा। बाकी कहानी सेम होती है, तो इसको ध्यान रखें कि O2 की तरह ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन अब ये कैसे डायामैग्नेटिक है, याद करिए सल्फर की कोवेलेंसी हम लोगों ने पढ़ी थी, और सल्फर की कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 6, 2 4 6 होता था। अब हम यहां पर इन दोनों केसेस में सल्फर की कोवेलेंसी 2 लेके चल रहे हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट में लेके चल रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में बताओ सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, 2। क्या इस सल्फर ने 2 बॉन्ड बना रखे, सारे सल्फर को देख लो, सबने 2-2 बॉन्ड बना रखे। 2-2 बॉन्ड बना रखे मतलब अनपेयर्ड की क्या कर रखी है, पेयरिंग। इस सल्फर को भी देखो, सबने क्या 2-2 बॉन्ड बना रखे कि नहीं बना रखे, बना रखे। तो इसने अपने ग्राउंड स्टेट में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनकी पेयरिंग करने के लिए 2-2 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए हैं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर ली है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा आ जाएगा, डाया मैग्नेटिक। तो ध्यान रखिएगा S8 और S6 तो आपको डाया मैग्नेटिक मिलते हैं, लेकिन S2 हाई टेम्परेचर पे जब एग्जिस्ट करता है तो एमओटी से सॉल्व होता है। और एमओटी से सॉल्व होने की वजह से इसके अंदर O2 की ही तरह कौन सा कैरेक्टर आता है बेटा, पैरामैग्नेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये लिख लेना, कर लिया नोट, ये फटाफट लिख लो उसको नीचे वाले रिएक्शन। S2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अभी आपको बोला
कि वेपर फॉर्म में 3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कौन कौन से? Li2, सब एमओटी में पढ़े थे, एक C2 और एक यहां पर कौन आ गया? S2। चलिए ना, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो एलोट्रॉप्स के बारे में जो हमको पढ़ना था वो यहाँ पर आके कंप्लीट होता है। तो एलोट्रॉप्स वगैरह या जो एडिशनल चीजें हमको पढ़नी थी वो कंप्लीट हुई। अब मैं आपको बोल रहा था हम इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ बातें देखेंगे ग्रुप वाइज, है ना। तो आइए अब उसके ऊपर बात करते हैं कि हर ग्रुप के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है। अगर हम लोग बात करें बेटा, ठीक है, अभी इधर ध्यान सुनना। अभी तक हम लोगों ने पी ब्लॉक को एज अ कॉमन डिस्कशन किया, लेकिन करेंटली आपके नीट के सिलेबस में जो बातें मेंशन्ड है उसमें आपको सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में मेनली पढ़ना है। सेकेंड पीरियड में अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 में कौन आता है? लिथियम। फिर कौन आता है इधर? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पढ़ने आपको। और इनके अंदर भी मेनली जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो इन सबके एनोमलस बिहेवियर है। क्या है? एनोमलस। एनोमलस बिहेवियर कहने का मतलब क्या होता है? हमने पीरियोडिक टेबल में भी हिंट देखा था कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से कुछ डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं, और उस डिफरेंट बिहेवियर को क्या बोला जाता है? एनोमलस बिहेवियर। तो अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर जो उनके एनोमलस बिहेवियर को लेकर पूरे पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ अभी आपके सामने एक एक करके आएंगे। तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में उसके अंदर क्या गिवन है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हमको पता रहे। दूसरी बात, जितनी चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे उसमें से 80-90% चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना कहीं पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक में पढ़ चुके हो। तो आपको सिर्फ उसका एक तरह से रिवीजन करना है। हाँ, कुछ एक चीजें नहीं होंगी, वो यहाँ पर आप लाइन बाय लाइन देख के डिस्कस कर लेंगे। ठीक, आइए इधर। सबसे पहले ये आपके सामने एक आ गया टेबल, है ना, ये बस एक रेफरेंस के लिए आपको दे रखा है। एस ब्लॉक में ग्रुप 1, है ना, ऐसे हर ग्रुप में टेबल दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी के। इन टेबलों के अंदर क्या होता है? तो टेबलों के अंदर अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। जू बोल रहे हो, पूरा बोलो फिर, है ना, ऐसा। हाँ, आए इधर। अब इधर देखें, सबसे पहले अगर आप देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशन सेपरेटली, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऐसे हर ग्रुप में दे रखा है इंडिविजुअली। मास वास याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत यूज आता है, उतने बहुत है ना। कॉन्फ़िगरेशन आप हर एलिमेंट की पढ़ चुके हो। आयनाइजेशन की वैल्यू याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑर्डर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हाइड्रेशन, एंथैल्पी, क्या होता है हाइड्रेशन? हाइड्रेशन बोलो यार, हाइड्रेशन क्या? हाइड्रेशन मतलब पानी में। जिसका एक्चुअल साइज छोटा उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा, कुछ याद आ रहा है सर? चलो ठीक है भाई। चले, है ना। आइए इसके ऊपर बात करें। तो ये हाइड्रेशन, एंथैल्पी वेंथैल्पी भी आप पढ़ चुके हैं। वहां पर अभी हमने हाइड्रेटेड साइज की बात करी, यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी लिखा है। याद करें, दो तरह की बात हम लोगों ने करी थी सॉल्युबिलिटी को लेकर। सॉल्युबिलिटी दो बातों पर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी में भी हमने बात करी, जिसका साइज छोटा होगा ज्यादा पानी अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा पानी अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा अट्रैक्शन था, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही, इसलिए माइनस लिखा हुआ है ना, बस और कुछ नहीं।
रेडियस वेडियस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, है ना। मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में खास बात ये थी कि Li प्लस जो था इसका डायगोनल रिलेशनशिप Mg2 प्लस के साथ था और साइज में एक्सेप्शनल ऑर्डर था, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने नहीं पढ़ा है, डेंसिटी हम लोगों ने यहाँ पर नहीं पढ़ा। ये तीन चीजें सर पढ़ तो लिया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, लेकिन वो कंपाउंड्स का पढ़ा है, ये एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ये अभी मैं डिस्कस करूंगा सारे ग्रुप का एक साथ। एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न अपने को समझना होता है और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको अभी रखें। ई नॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ ही लिया, बाकी अकरेंस का इतना कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। किसी साल आ जाएगा तो पढ़ा देंगे, तब तक जरूरत नहीं है ना, अननेसेसरी क्या ही है, मतलब है फालतू। आइए इधर, है ना। अब ये यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का रीडिंग, ठीक। सबसे पहली जो बात आती है बेटा, वो टर्म है एनॉमलस बिहेवियर, है ना। दो टर्मों पे यहां पर डिस्कशन होगा, पहला एनॉमलस बिहेवियर, एक डायगोनल रिलेशनशिप। एनॉमलस बिहेवियर की बात करें तो एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने ग्रुप से कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं और उस डिफरेंट बिहेवियर को क्या बोला जाता है, एनॉमलस बिहेवियर। एक बार इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर ही देता हूं जनरल, ताकि एक आइडिया लग जाए, है ना। एनॉमलस बिहेवियर, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो अपने अपने ग्रुप से कुछ अलग अलग बिहेवियर दिखाएंगे, मतलब इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से अलग होगी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से अलग होगी, और इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं, एनॉमलस बिहेवियर। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि एनॉमलस बिहेवियर दिखाने के पीछे का रीजन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो रीजन क्या है, तो रीजन के ऊपर बात करें तो कई सारे रीजन होते हैं कॉमन, जिनके ऊपर बात करें। पहला होता है इनका साइज बहुत छोटा होता है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है तो अपने अपने ग्रुप में तो इनका साइज बहुत ही छोटा होगा। दूसरा, इनकी आईई बहुत ज्यादा होगी, आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तीसरा, इनका ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगा। वही सब चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हो, इनडायरेक्टली फॉर्म में आपने पढ़ी हुई है। भाई किसी का साइज छोटा तो आई ज्यादा, है ना, साइज छोटा तो ईएन ज्यादा, ऑब्वियसली जानते हैं हम लोग। ग्रुप में ऊपर वालों का आई ज्यादा, नीचे जाने पर आई कम होता है, ईएन ज्यादा, नीचे जाने पर ईएन कम होता है, ईए भी कम होता है, बट ये एज अ रीजन नहीं दिखता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्या इनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं होते। तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ये हो गया, जिसकी वजह से इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, जबकि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड मैक्सिमम कोवेलेंसी 6-7 ऐसी कुछ हो सकती है ना। तो ये सब चीजें हैं जो मेन मेन इनके पीछे रीजन है। क्या इनका अगर साइज छोटा है, साइज छोटा है तो क्या इनका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाता है, यस। तो ये कुछ मेन रीजन है जो आपको देखने को मिलेंगे। अब जब हम ग्रुप वाइज पढ़ेंगे तो हो सकता है लिथियम में ये सारे ही रीजन हो, और हो सकता है इनमें से 2 ही लिखे हो एनसीईआरटी ने, हो सकता है बेरिलियम में ये सारे रीजन हो सकता है 2 लिखे हो, 3 लिखे हो। तो बस अपने को उन बातों पर फोकस करते हुए चलना है, बाकी ये कॉमन बात है, ठीक है। आइए तक, और क्या एनॉमलस बिहेवियर होगा वो भी यहां पर आपको देखते हुए मिलेगा कि भाई अपने ग्रुप से ये क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा, और ये सब चीजें जो हमने पढ़ी है ये कहां कहां पर पढ़ी है उसका भी मैं आपको रेफरेंस देते हुए चलूंगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कॉपी में कब कहां क्या लिखा हुआ था, तो जब बताया जाए तो या तो आपको याद हो, और नहीं है तो फिर ऐसा मान लेना कि ऐसा होता था, ठीक है। अब यही 2 ही तरीके होते हैं और तो कुछ नहीं होता, ठीक है। आइए, सबसे पहले एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। हालांकि पढ़ना हमें मेनली पी ब्लॉक के लिए है, बट एस ब्लॉक में भी लिथियम और बेरिलियम है, तो उसको भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं ताकि कभी वहां से भी क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम हमको जानकारी रहे। थोड़ा ज्यादा पढ़ लेने में नुकसान नहीं है, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो ज्यादा नुकसानदायक होगा, ठीक है। आइए, द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू द, एनॉमलस बिहेवियर मतलब लिथियम अपने ग्रुप से कुछ अलग बिहेवियर दिखा। अब उसके कारण पे बात कर रहे हैं। पहला, बात सही है, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, ठीक है। एंड आयन, एटम एंड, तो उसका एटम का भी साइज छोटा होता है, आयन तो ऑब्वियसली छोटा होगा। साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट, तो वही बात आ रही है। हाई बोल रहे हैं, अभी फाई की बात करी, और लिथियम तो हाई फाई होता है, हीटिंग इफेक्ट, हाई फाई लो फाई। हाई फाई में पूरा ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में से केवल एक आता था, लिथियम। कुछ याद आ रहा है? हाई फाई वाले लिथियम और ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते थे। कुछ याद आ रहा है ऐसा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड टूटेगा नहीं। पुष्पा देख के आया था ना, क्या बोला था उसने? टूटेगा नहीं, पिघल जाएगा लेकिन टूटेगा। क्या अलबेली के सीबीआई कोवेलेंट होते हैं?
सारी चीजें वही आएंगी, मतलब बस अपन को अब याद आना चाहिए कि कहाँ क्या पढ़ा था अपन ने ना। आइए इधर, हाई पोलराइजिंग पावर, हाई फाई वाला है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब बात खत्म हो गई वहां पर, है ना, बस ये दो रीजन मेन इसने दे रखे हैं। अब इसमें हाई आई ई, हाई ई एन, ये सब नहीं दे रखा, किसी में वो भी लिखा होगा, ठीक। एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज्ड अल्बेली सीबीआई। क्या लिथियम के बारे में बात कर रहा है? तो लिथियम के सीबीआई कोवेलेंट, है ना। ये बात पीरियोडिक टेबल में भी एनसीईआरटी ने लिखी है, मैंने आपको लिखवाया भी था कि कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक अदर देन लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेटली आयनिक, और लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट। ये वही बोल रहा है कि लिथियम के अंदर फाई बढ़ जाएगा, फाई बढ़ जाएगा तो केटायन का पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, और पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा तो पोलराइजेशन अच्छा करेगा, पोलराइजेशन अच्छा करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ये वही बात आ रही, ठीक है। ऑफ लिथियम कंपाउंड, इंक्रीज्ड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड, पोलराइजेशन बढ़ गया, कोवेलेंसी मतलब वो क्या कहते हैं, फजान रूल लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आयनिक कंपाउंड्स के लिए बेस्ट सुटेबल सॉल्वेंट वाटर, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए बेस्ट सुटेबल सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कुछ याद आ रहा है साहब? ये वही बोल रहा है कि इनके अंदर क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं फर्दर। लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप टू, कुछ याद आ रहा है? अब आइए उसी के ऊपर चलते हैं। इसके अब जो एनोमलस बिहेवियर है उसमें से हमने रीजन तो देख लिया कि रीजन क्या है, थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर पे बात कर ली, पर ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो इसके अलग है अपने ग्रुप से, आइए उस पर बात करेंगे। इसमें आगे बढ़ता हूं, देखते जाइएगा। ये स्लाइड आपको मिली जाएगी तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर लेना, या सब एनसीईआरटी की लाइन है, आराम से लिखते रहिएगा, मैं समझा दे रहा हूं आपको। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल्स। पहला पॉइंट, लिथियम इज मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन द ये अभी मैंने नहीं पढ़ा है आपको, मैंने बोला अभी एलिमेंट्स का एक पैटर्न होता है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए मार्क कर लेना, सर ने नहीं पढ़ाया है, ऐसे लिख लेना आराम से ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आइए। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट ECS, ठीक है, हाँ। इट इज लीस्ट, ये क्या कहना चाह रहे हैं? मेटालिक कैरेक्टर कम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से। पीरियोडिक टेबल याद करिएगा, पीरियोडिक टेबल में एक एप्लीकेशन पड़ी थी मेटालिक कैरेक्टर, पहला एप्लीकेशन, और दूसरा पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। वहां पर दो चीजें लिखाई थी, एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ था, ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप जाने पर और ग्रुप 17 में डाउन द ग्रुप जाने पर। कुछ याद आ रहा है सर? अब जिसको याद आ रहा है उसको आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा वो मान लीजिए ऐसा कुछ था, ठीक है। एक और बार फिर जोर लगाएंगे तब दिखेगा। ग्रुप 1 में और ग्रुप 17 में, याद करिए, ग्रुप 1 में ये मेटल्स का ग्रुप था और ये नॉन मेटल्स का ग्रुप था। खुद में खुद का कैरेक्टर बढ़ता है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। यहां पर डाउन द ग्रुप जाने पर, मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता था तो रिएक्टिविटी बढ़ती। सीजियम की रिएक्टिविटी ज्यादा, लिथियम की रिएक्टिविटी कम। बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी बस ऐसे लिख के चला जाता है चुपचाप, है ना, बाकी अब आप समझते रहो क्या समझना है आपको, ठीक। अमंग ऑल द अल्कली मेटल्स, ये वाली बात हो गई है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बट रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर बहुत ही कम है। ऑन कंबशन इन एयर इट मेनली फॉर्म्स मोनोऑक्साइड। भाई अगर आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो उसका क्या बनेगा? ऑक्साइड। एक जनरल सी बात समझ लो, कोई भी एलिमेंट है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो खुद का क्या बनाएगा? ऑक्साइड। अरे हाँ या ना? ऑक्साइड बनाएगा ऑब्वियसली, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो और क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। कोई एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करता होगा तो खुद का क्या बनाएगा? हाइड्राइड। ये कॉमन सी बात है, मतलब ये है ना 6th 7th 8th क्लास की बातें हैं। अगर कोई एलिमेंट हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो खुद का क्या बनाएगा? हैलाइड। अगर कोई एलिमेंट पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा खुद का? हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड पानी में, है ना। कोई भी एलिमेंट पानी से रिएक्शन करे, एलिमेंट का ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करे, हाइड्रोलाइसिस। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। ऐसे किसी एलिमेंट को भी पानी में मिलाओगे तो भी उसका क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड। जैसे Na को पानी से रिएक्शन कराओगे तो NaOH, वो वाली बात, ठीक है। तो इस तरह की ये कॉमन बातें जो हमारे टर्म्स में होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। हाँ, हर एलिमेंट इनसे रिएक्ट करे ये जरूरी नहीं है, पर जो करेगा तो वो नॉर्मली 99% ऐसी रिएक्शन होगी। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट उस पर ज्यादा अपने को इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। ऑन कंबशन इन एयर इट मेनली फॉर्म्स मोनोऑक्साइड। अब लिथियम के मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब ये अपन 9th क्लास से सीखते हैं। लिथियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। ऑक्साइड पे अब आता है तो आता है, वरना फिर देखते रहिएगा ना भाई। मतलब ये ऐसी अभी समझा दे रहा हूं, पहला पेज है, इतने इत्मीनान समझा रहा हूं, फिर स्पीड बढ़ा लेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि एनसीईआरटी की टर्म्स लिखने के तरीके क्या है, बताते हुए तो चलूंगा सारी चीजें, है ना। एंड द नाइट्राइड, ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, जैसे हमने बोला ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, हाइड्राइड बनाएगा, हेलोजन से रिएक्शन करेगा, हैलाइड बनेगा, अगर कोई नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड बनेगा। और लिथियम पे कितना चार्ज है, +1। और मुझे बताओ नाइट्राइड क्या होता है, N3-, यही तो बनेगा। तो आपको बोल रखा है कि ये नाइट्राइड भी बनाता है, अनलाइक ये एनोमलस बिहेवियर है। मतलब बाकी जो ग्रुप के मेंबर है वो नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब ये बात एस ब्लॉक में लिखी थी। एस ब्लॉक में पहले जब पूरा सिलेबस में ही था तो अपन ये पढ़ते थे कि भाई लिथियम, इसमें नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऐसी भी चीजें आती थी कि लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, बट अपने को उतने डिटेल में नहीं जाना। बस यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि लिथियम नाइट्राइड बना सकता है। ये ऑक्साइड तो हर कोई बनाएगा, लिथियम भी बनाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब बनाएंगे, लेकिन लिथियम केवल इस ग्रुप का ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। बाकी ग्रुप मेंबर नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते। नाइट्रोजन से रिएक्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऑक्सीजन से लगभग लगभग हर कोई रिएक्ट करता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए एक बार इसको बता दे रहा हूं आपको ना, क्योंकि कम से कम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ है रिएक्शन विथ एयर। अब एयर में दो तरह की बात होती है, एक होती है ड्राई एयर और एक होती है मॉइस्ट एयर। हम लोग यहां पर मेनली अभी ड्राई एयर के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान सुनना। ड्राई एयर, अब ड्राई एयर की जब बात होगी तो ड्राई एयर में एक तो रिएक्शन विथ O2 कंसिडर किया जाता है और एक रिएक्शन विथ N2। क्यों, ऐसा क्यों किया? एटमॉस्फेयर में 78%, 28%, ये वाली बात है ना। तो ड्राई एयर में मेनली इनकी बात होती है। अब मुझे बताओ, अगर कोई एलिमेंट की मैं एयर से रिएक्शन करा रहा हूं तो एयर से रिएक्शन कराने का मतलब मेनली ऑक्सीजन मान लेते हैं, बट नाइट्रोजन भी होता है। और ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन करेगा तो खुद का क्या बनाएगा, ऑक्साइड। नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो खुद का क्या बनाएगा, नाइट्राइड, ठीक। अब ऑक्सीजन पे आता हूं, ध्यान सुनना। ग्रुप 16 एनसीईआरटी है ना, जो ऑक्सीजन फैमिली है, वहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है, 118। 118 में से ऑक्सीजन को हटा लो क्योंकि उसी से रिएक्शन कराने की बात हो रही, तो बचे कितने, 107। पीरियोडिक टेबल का लगभग लगभग हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ध्यान सुनना। पीरियोडिक टेबल का लगभग लगभग हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। कभी बोले कि भाई ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, वो रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, बताओ इनमें से कितने रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन से लगभग लगभग हर एलिमेंट रिएक्ट करता है, सिवाय सिवाय नोबल मेटल्स एंड सम नोबल गैसेस। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ऑल एलिमेंट रिएक्ट विथ इनर्ट ऑक्सीजन एक्सेप्ट सम नोबल मेटल, या इनर्ट मेटल भी बोल देते हैं, एक्सेप्ट सम इनर्ट मेटल एंड सम इनर्ट गैसेस, है ना। या नोबल मेटल एंड सम नोबल गैसेस। इनर्ट बोल दू, नोबल बोल दू, बात एक ही है ना। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखना। ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन except noble metals, except noble metals and some noble gases।
अब ये जो लिखा है इसका तात्पर्य समझ लेते हैं। हमने बोला नोबल मेटल्स एंड सम नोबल गैसेस या इनर्ट मेटल एंड सम इनर्ट गैसेस, बात एक ही है, ठीक है ना। ध्यान सुनना, नोबल मेटल कौन, ईसीएस पढ़ी लिया आपने, ईसीएस पढ़ लिया है, छापा, लीस्ट रिएक्टिव। उसके लास्ट के दो कौन होते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम, एक्वारेजिया वाले। ये जो गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं ना, इनको बोला जाता है नोबल मेटल। भैया नोबल या इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट करे या ना करे, ना करे। और किन मेटल्स, कौन से मेटल ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, तो छापा के लास्ट के जो दो एलिमेंट, वैसे तो छापा के सारे ही लेस रिएक्टिव हैं, लेकिन फिर भी कॉपर वॉपर आपको रिएक्टिव फॉर्म में मिल जाते हैं। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, उसमें सिल्वर दोनों कैरेक्टर दिखाता है, कभी कभी रिएक्ट कर भी लेता है, कभी कभी नहीं भी करता है। बट गोल्ड और प्लेटिनम, ये 10th क्लास में भी आप पढ़ते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम को क्या बोला जाता है, नोबल मेटल्स या फिर इनर्ट मेटल्स। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन से हर कोई रिएक्ट कर लेगा, पूरा पीरियोडिक टेबल रिएक्ट करेगा, लेकिन ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। और इनके अलावा कुछ इनर्ट गैसेस, जेनॉन तो करता है, XeO2F2, XeOF4, तो सारे इनर्ट गैसेस नहीं, कुछ इनर्ट गैसेस, मतलब जेनॉन को छोड़कर बाकी जो इनर्ट गैसेस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, ये कहने का तात्पर्य, ठीक है। अब इधर आओ, ऑक्सीजन की बात कर ली कि मैंने बोला पीरियोडिक टेबल का लगभग हर एलिमेंट किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। लेकिन ये बात नाइट्रोजन के लिए ट्रू नहीं है। नाइट्रोजन से लगभग हर कोई रिएक्ट नहीं करता। नाइट्रोजन बहुत ही चुनिंदा एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था, है ना। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड होने की वजह से ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और उतनी एनर्जी हर कोई नहीं दे सकता। तो फिर ये किससे रिएक्ट करेगा सर, पता कैसे चलेगा? जनरली जो ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, एनॉमलस वाले, ये है ना, वही रिएक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे मान लो इसके सामने मैं किसको ले आया, लिथियम को। क्या लिथियम अपने ग्रुप के ऊपर वाला एलिमेंट है या नहीं है? क्या इसका पोलराइजिंग पावर फाई बहुत ज्यादा है बेटा, और फाई बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींच लेगा। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींचेगा तो ये बॉन्ड अंदर से वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक हो जाएगा तो तोड़ना आसान होगा। तो ये काम कराने के लिए इधर वाला कैटायन कैसा चाहिए, छोटू चाहिए या बड़ू चाहिए, छोटू। और छोटू कौन होगा, ग्रुप के ऊपर वाले। तो जनरली नाइट्रोजन से हर कोई रिएक्ट नहीं करता, नाइट्रोजन से ग्रुप के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड या थर्ड पीरियड भी कभी कभार कर लेता है, वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, हर कोई नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं कर सकता। तो यहां पर यही बात बोली गई है, आपको देख लीजिए आराम से, इत्मीनान से। नाइट्रोजन के साथ लिथियम तो रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि लिथियम हाई फाई है, लेकिन सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम लो फाई है। लो फाई वाले उसको पोलराइज नहीं कर पाएंगे, और पोलराइज नहीं कर पाएंगे तो बाकी अल्कली मेटल इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ता हूं, ये पॉइंट आया तीसरा, देखिए, LiCl इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर। अब डेलिक्वेसेंट क्या है, पिछली क्लास में बताया था, दिल वाले, जो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते 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 उसी में डिसॉल्व हो जाए, ये टर्म हमको पता होनी चाहिए। LiCl इस ग्रुप में डेलिक्वेसेंट है। डेलिक्वेसेंट होने का मतलब पानी से, मतलब मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी ज्यादा। अब इसका रिलेशन कहां पता चलेगा, इसका रिलेशन अगेन कहां पर डिपेंड करेगा, फाई के ऊपर। पानी से बात आ गई, मतलब फाई दिमाग में आना चाहिए। मुझे बताओ, ऊपर वाला एलिमेंट का फाई ज्यादा या कम? ज्यादा। फाई जितना ज्यादा, उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, और जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, क्या इसके डिसॉल्व होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी? यस। तो लिथियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट है, बाकी ग्रुप के जो अदर क्लोराइड है, जैसे NaCl, KCl, RbCl, CSCl, वो डेलिक्वेसेंट नहीं होते। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, इसका मैं और रेफरेंस देता हूं क्योंकि आगे भी आपको जरूरत पड़ती है ना, ध्यान सुनना। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl, सुनते जाएगा, समझते जाएगा इत्मीनान से। इसके अलावा मैंने आपको बोला MgCl2, CaCl2, क्योंकि ये पढ़ चुके हो आप, SrCl2 और BaCl2। मैंने आपको बोला Na2 Cr2O7, मैंने बोला K2Cr2O7, ये डी ब्लॉक में बात आने वाली है आगे, ठीक है। तो सबको जनरलाइज कर देते हैं। आपसे मान लो ये कुछ ऑप्शंस दिए आपको, ठीक है, और इन ऑप्शंस को देकर आपसे बोला कि इनमें से, मान लो ये 5 ऑप्शन है, 4 इनमें से कोई देता, बोलता इनमें से कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा।
या फिर इनमें से कौन है जो सबसे कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा? दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन है जो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कौन से फॉर्म में? हाइड्रेटेड मतलब डॉट H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना है, इस ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना कि कौन ज्यादा वाटर अट्रैक्ट करेगा, कौन कम वाटर अट्रैक्ट करेगा, कौन हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कौन एनहाइड्रस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, किसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होंगे और किसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम होंगे, सारी चीजों में पानी से रिलेटेड ही बात हुई है। आपको सिर्फ एक लॉजिक लगाना है और वो लॉजिक है फाई। क्या ऊपर वाले एलिमेंट का फाई ज्यादा होगा अपने ग्रुप में बेटा? यस। और इसका फाई सबसे कम। क्या इसका फाई सबसे ज्यादा होगा इनमें? यस। इसका फाई कम। क्या इसका फाई ज्यादा और इसका फाई कम? अब आपसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा, बताओ इन पांचों में से जो इनके लिए रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो बता रहा हूं, बताइए इनमें से कौन, एक ही है कोई, इनमें से कोई एक है जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बताइए वो कौन होगा? वो LiCl होगा या कौन होगा? LiCl। एक ही होता है। और वो कौन होता है? LiCl। यही बात अभी करिए। अब इसके आगे बढ़िए, बताइए इसके बारे में याद करना, हाइड्रेटेड क्लोराइड हीटिंग इफेक्ट। कुछ याद आ रहा हो ऐसा? जैसे जैसे नीचे जा रहे हो क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। क्योंकि ऊपर वालों का फाई ज्यादा होता है तो ज्यादा पानी को अट्रैक्ट करता है, नीचे वाले का फाई कम होता है, कम पानी को अट्रैक्ट करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर जब डी ब्लॉक पढ़ोगे तो एक कहानी आएगी कि भाई इनमें से कोई एक हाइग्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब बताया था, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। कौन करेगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? क्यों? फाई ज्यादा है। जिसका फाई ज्यादा है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी दिखाए, तो ये हाइग्रोस्कोपिक होगा, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा। और इसीलिए जब टाइट्रेशन किया जाएगा तो इसका यूज करोगे और इसका यूज नहीं करोगे। ये क्वेश्चन बनता है D&F ब्लॉक में। इसी के अलावा आपको और भी एग्जांपल दे रहा हूं, ये आप ओर्स के अंदर पढ़ते थे, रिलेटेड इसी से है, ध्यान सुनना। नाम बोल देता हूं पहले ताकि नाम भी क्लियर है। एप्सम पढ़ा हुआ है, जिप्सम सुना होगा आराम से, एक और नाम आता बेराइटा, तीन है। एप्सम सॉल्ट याद करिएगा, आइसोमॉर्फिज्म MgSO4.7H2 पढ़ा हुआ है। जिप्सम 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम इज CaSO4.2H2। ये ग्रुप 16 में लिखे हुए ओर्स के नाम भी है। बेराइटा ये लिखा है BaSO4। बेराइटा वाटर बोलेगा तो BaOH ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आ जाएगा वो बेराइटा भी सॉल्ट के अंदर। ये देखिए, इनको देखो यहां पर, बताइए MgSO4, CaSO4, BaSO4, क्या ये एक ही ग्रुप के हैं या नहीं है बेटा? है। क्या इसका फाई इनमें से सबसे ज्यादा होगा? यस। पानी देख लो, ज्यादा है। इसका फाई कम, पानी कम। फाई खत्म, पानी भी खत्म, ऐसी कहानी। तो आपसे ये भी चीजें पूछी, मतलब ये जितने भी वाटर से रिलेटेड कहानी है ना, कि कौन ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कौन हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, कौन हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होगा, किसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा, किसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम, कौन डेलिक्वेसेंट या हाइग्रोस्कोपिक होगा, कौन डेलिक्वेसेंट या हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा, किसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबसे ज्यादा दिखेंगे, किसके साथ कम दिखेंगे, इन सब का एक ही लॉजिक है। और वो लॉजिक क्या है बेटा? फाई। क्या बात समझ में आ गई है? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो अपने को ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए LiCl इज डेलिक्वेसेंट, ऊपर वाला है, फाई ज्यादा है, फाई ज्यादा है तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, एंड क्रिस्टलाइजेज एज अ हाइड्रेट, LiCl.2H2। ये काम इस ग्रुप में एक ही एलिमेंट होता है जिसका क्लोराइड हाइड्रेटेड होता है, और वो कौन होगा? LiCl। लॉजिकली पता चल गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो अपने को तो फाई लगा लेना, जिसका फाई होगा वही आंसर होगा, खत्म। वेयर एज अदर अल्कली मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, कोई नहीं बनाता, NaCl KCl नहीं करता ये काम। ठीक, अगला लिथियम बाइकार्बोनेट, हाई फाई लो फाई, उनके बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वही वाली बात है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वाइल ऑल अदर लो फाई वाले जो बाइकार्बोनेट होते थे वो सॉलिड फॉर्म में मिलते थे, NaHCO3 KCO3 वो मिलेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी डिस्कस नहीं हुआ है, आइए ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, बट यहां पर थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं।
अनलाइक, पहले लिथियम भूल जाओ, अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स, लिथियम फॉर्म्स नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर इथाइन की जब बात होगी, इसका हाइड्रोजन देखो, क्या इसका हाइड्रोजन H+ एक्टिव है या नहीं है? है, एक्टिव है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है sp हाइब्रिड वाला। ऐसे जो हाइड्रोजन होता है ना, वो लूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लूज। आप जब मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो ना ऐसे हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन हट जाता है और मेटल यहां जाके जुड़ जाता है। नहीं सोचो, बहुत एग्जांपल ऐसे हैं। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, हाइड्रोक्साइड, एमाइड वगैरह वगैरह, ये क्लियर बात है। यहां पर कोई मेटल लोगे, तो अगर ये मेटल मोर रिएक्टिव है, इसको लात मारेगा, हाइड्रोजन को बाहर करेगा छापा वाली सीरीज से, और खुद जाके बैठ जाएगा। तो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल अमाइड, ऐसे ही मेटल जब इथाइन से रिएक्शन करेगा तो मेटल अपना क्या बना लेगा? इथाइनाइड। जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल एमाइड बनेगा, वैसे ही क्या बनेगा बेटा? मेटल का इथाइनाइड। हर एलिमेंट ये काम कर लेता है इस ग्रुप में, पर कौन नहीं करता? लिथियम। क्योंकि एनॉमलस बिहेवियर की बात चल रही है ना, तो एनॉमलस बिहेवियर इस ग्रुप में कौन दिखाएगा? लिथियम। लिथियम ये काम नहीं करता, जबकि उसको कर लेना चाहिए था, फिर भी नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है? रिएक्टिविटी बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट करता है, लेकिन इथाइनाइड नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? क्योंकि ये जो लिथियम होगा, इसका बताइए, पोलराइजिंग पावर जबरदस्त होगा बेटा, और पोलराइजिंग पावर जबरदस्त होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड को पोलराइज कर देगा। अगर ये इसी तरह से बना रहता तो ये यहां जुड़ के क्या बनाता? इथाइनाइड। लेकिन ये इसको भयंकर तरीके से पोलराइज कर देगा, वो इतना पोलराइज कर देता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। और बॉन्ड टूट जाता है तो इथाइनाइड नहीं मिलता, हाइड्रोजन तो हट जाएगा, और लिथियम के साथ कौन जुड़ जाएगा? कार्बन। तो इथाइनाइड के बदले लिथियम का कार्बाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? तो बाकी जो इस ग्रुप के मेंबर है ना, वो तो इथाइनाइड बनाते हैं, लेकिन लिथियम क्या बना लेता है? कार्बाइड। पर एनसीईआरटी ने पूरी बात नहीं लिखी है, उसने बस जरा सा लिख दिया कि बाकी सब तो इथाइनाइड बनाएंगे, लेकिन लिथियम इथाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैंग्वेज जरा देख लेना, लैंग्वेज में इंग्लिश अगर नहीं आती तो निपट जाओगे इसी में। पढ़ लो आराम से, क्योंकि समझ नहीं आती ये लैंग्वेज, लाइन अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अनलाइक वनलाइक ये सब लिखा हुआ है। शुद्ध हिंदी में समझा दिया है आपको, देख लो एक बार। लिथियम अनलाइक, अब अनलाइक बोला तो आधे सोचेंगे अनलाइक, नो इथाइनाइड तो अगर ये नहीं होता तो ये समझ में आता लिथियम इथाइनाइड नहीं बना। अब अनलाइक सोचते कुछ ज्यादा इंग्लिश आ जाती किसी किसी को कि नो भी है अनलाइक भी है, समझ रहे हो ना? तो दिमाग मत लगाना, इसका सीधा सीधा मीनिंग यही है, अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स, यहां से शुरू करना। अनलाइक, अनलाइक अदर अल्कली मेटल मतलब दूसरे अल्कली मेटल से अलग बिहेवियर की बात कर रहा है। लिथियम फॉर्म्स, ये इथाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक, आगे आइए। अगली वाली रिएक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं। लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड, याद करिए हीटिंग इफेक्ट। मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड भूरिया, और क्या नाइट्रेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, तो सामने वाले के मुंह पे ऑक्सीजन फेंक के मारता था। तो लिथियम नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड भूरिया और O2। लेकिन क्या सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ने लो टेम्परेचर पे अलग हीटिंग दिखाया था और हाई टेम्परेचर पे अलग हीटिंग दिखाया था? कुछ याद आ रहा है सर? लो टेम्परेचर, मैंने उस वक्त बोला भी था कि लो और हाई में कुछ ना दे तो लो मानना है। क्यों मानना है? ये रिएक्शन, ये कि सोडियम का अगर नाइट्रेट आ गया तो आप अगर हाई टेम्परेचर मानते तो सोडियम ऑक्साइड N2 और O2 मिलता, सोडियम है ना, लेकिन आपको नाइट्राइट, बड़ा भाई छोटा भाई, नाइट्रेट का छोटा भाई नाइट्राइट, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन फेंक के मारेगा ही मारेगा, वो वाली बात है। अगला आइए, इसके नीचे और पॉइंट देख लीजिए, इधर कर देता तो दिखेगा क्या लिखा हुआ देखो। LiF and Li2O are comparatively much less soluble in water
देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स, है ना। ये लाइन आप कॉपी उसमें मतलब बुक में देख लेना अच्छे से। क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको बोल रखा है कि लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। ये ऑलरेडी आप सॉल्युबिलिटी में पढ़ चुके हो, उस समय भी बोला था मैंने आपको। मान लो LiF और Li2O की बात हो रही है। फ्लोराइड है, अब देखो NaF, KF, RbF और CSF। यहां ले लीजिए Na2O, K2O, Rb2O और CS2O। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इमेजिन करिए। क्या यहां पर जो कैटायन है वो S ब्लॉक के कैटायन है या नहीं है? S ब्लॉक के कैटायन आने पर लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, और P और D ब्लॉक के कैटायन आने पर पोलराइजेशन लगता था। तो ये लैटिस हाइड्रेशन से सॉल्व होगा। सबसे पहले ढूंढना है कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन है? फ्लोराइड। क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन के अंदर है? हाँ है। तो कॉमन आयन छोटा या बड़ा? छोटा। और अगर कॉमन आयन छोटा होता है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। याद आ रहा है कुछ? ऑक्साइड भी तो छोटा ही है, 10 इलेक्ट्रॉन। मोर सॉल्युबल या लीस्ट सॉल्युबल? यही बात लिखी हुई है उसने, ना, कि LiF और अब ये उसने फ्लोराइड और ऑक्साइड लिख दिया, बाकी कुछ भी देता अगर छोटा आयन होता तो प्रॉपर्टी यही बनती। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी ने फ्लोराइड और ऑक्साइड के लिए मेंशन किया है, तो वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये आपका ग्रुप 1 का जो कहानी वो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। ऐसे एनसीईआरटी में ग्रुप 2 वगैरह के लिए भी जो दिया वो फटाफट एक बार देख लेंगे। अब एक पैटर्न आपको समझ में आ गया कैसे।